जो हम लोग करने वाले हैं डैट इज़ अ फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन बहुत ही बड़ा क्रांति माना जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, और दुनिया में जहाँ भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया जाता है बाबू, नॉट ओनली इन इंडिया, फ्रेंच रिवोल्यूशन आता है उसमें। फॉरेन राइटर्स बहुत इंगेज है इस पर, नहीं तो तुम इंडिया में क्यों फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ोगे? कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा इसका, कुछ इतिहास होता है जो दुनिया याद रखता है, उसमें से एक ये भी है। क्यों? क्योंकि इस पर सिविल सर्विस एक क्वेश्चंस कर देता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इज नॉट एन इवेंट, इट इज़ अ प्रोसेस। यानी कि एक कोई घटना नहीं है, एक कोई घटना नहीं है, एक प्रक्रिया है। जो मैं बोलता हूँ ना, तुम लोग को हमेशा लेक्चर देता हूँ ना, बिल्कुल वो शब्द यहीं से लिया गया है। जैसे बोलता हूँ तुम लोगों को कलेक्टर बनना है, तो कलेक्टर कोई एक घटना नहीं है, एक प्रक्रिया है, बहुत लंबा समय देना पड़ता है इसके लिए, है कि नहीं है? तो एक्चुअली ये शब्द फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए लिखा गया है। होप तो समझ में आ गया होगा। देखो क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, यहाँ पे पूरा ध्यान देना, कॉपी में नोट्स पे ध्यान देना बाबू, पूरा फुल फैक्टर्स, फीचर्स एंड बैकग्राउंड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या क्या फैक्टर्स हुए हैं, क्या क्या फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, और क्या इसका पृष्ठभूमि है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। दूसरा क्या है कि फिलोसोफर का क्या रोल रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। जानते हो वोल्टायर आ गया, मोंटेस्क्यू आ गया, रूसो आ गया, क्या चाहिए तुमको? और आज खुद भी प्रभावित किया है, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी प्रभावित किया, और क्या चाहिए? समझ लो ना, कहीं के भी राइटर रहे, कहीं के भी फिलोसोफर रहे हैं। और जबकि हमारा मोंटेस्क्यू तो खुद फ्रेंच का फिलोसोफर है, वो अमेरिका को आईना दिखा दिया, और फ्रांस को क्यों नहीं दिखाएगा? समझ में आ रहा है ना? दूसरा यही पढ़ेंगे कि फिलोसोफर्स का क्या रोल रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। उसके बाद पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्चुअली में अटैक है प्रिविलेज के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं। प्रिविलेज बाबू बताएंगे कि सर्टेन तबका जो है सोसाइटी का, उसको आप ज़्यादा प्रिविलेज दे दिए, जबकि उसका नंबर बहुत कम है, उसको ज़्यादा प्रिविलेज दीजिए। और कॉमन पीपल जो टैक्स पे टैक्स दिए जा रहा है, दिक्कत है उसको, जब प्रॉब्लम है तो अटैक हो जाएगा उन लोग के प्रिविलेज के ऊपर, क्लर्जी मैन और नोबिलिटी के ऊपर। बताएंगे थोड़ी देर में, ये प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं है। जितने भी इश्यूज है बाबू, इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया है सिविल सर्विस, इसलिए इश्यू ऐसा लिखे हैं। समझ में आ रहा है ना? यदि फिलोसोफर नहीं होता तो कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं होता। फोर्थ वन, ये कहना 100% सही नहीं है, 100% बोल रहा हूँ। फ्रेंच फिलोसोफर का बहुत बड़ा रोल है, मगर एक कोई सिंगल फैक्टर से क्रांति नहीं आता है। मैं बार बार बोला हूँ क्लास में, और कल मैं रामानंद को भी टीच किया था ये क्लास में, ये उनको भी मैंने बोला था, रामानंद जी को मैंने बोला था ये चीज़। और मैंने क्वेश्चन दिया था कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या पॉलिसी ऑफ जो मर्केंटिलिज्म है, क्या वो लोन फैक्टर है, अकेला फैक्टर है? वो भी एक फैक्टर है। सिविल सर्विस में जब लिखोगे तो दिमाग खोल के लिखना है ना, क्योंकि रेवोल्यूशन एक कारण नहीं हो सकता है, लॉट ऑफ रीजंस होने चाहिए उसके। होप सो समझ में आ गया होगा। ये बोला कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, वही बोले तुम लोग को, एक इवेंट नहीं है, एक प्रोसेस है। देखो लिखा है कि नहीं लिखा है 5th वन में, फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज नॉट एन इवेंट बट अ प्रोसेस, प्रक्रिया, लंबा यात्रा है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, क्या असर हुआ, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, क्या रेमिफिकेशन हुआ, क्या इम्प्लीकेशंस हुआ, क्या प्रभाव पड़ा? बिल्कुल प्रभाव पड़ा, हमारा भारत पे नहीं प्रभाव पड़ा। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जो देखते हो, बच्चा लोग बाय हार्ट याद करता है, कहाँ से आया? यहीं से आया। प्रियम्बल में लिखा गया है, यहीं से आया है सब। हमारे भारत की जो प्रियम्बल है उसमें भी ये 3-4 शब्द है ना। सिग्निफिकेंस, वही इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस एक ही चीज़ है। उसके बाद देखें नेचर कैरेक्टर ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो कि पहले बोल चुका हूँ मैं। और हाँ 9th वन, ये बुर्जुआजीज रिवोल्यूशन है, याद करो। तुम लोगों को बताया गया था कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी बुर्जुआजीज कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर कटाक्ष दिए थे जिस तरह का डिबेट था। सिमिलरली कहा जाता है कि ये बुर्जुआजीज यानी कि जो मर्चेंट क्लास है, बुर्जुआजीज मतलब मर्चेंट क्लास में होता है जी, बोला गया था इस क्लास में। बुद्धि तो अपना इतना अलर्ट रखना चाहिए, क्योंकि आज जानेंगे बिल्कुल, क्योंकि वो तबका क्या है, कॉमन आदमी है। मगर जैसे कि तुमको बोले थे बुद्धिज्म और जैनिज्म इतना फ्लरिश क्यों किया गया था? बिकॉज ऑफ द मर्चेंट क्लास, बिकॉज ऑफ द बेसियस। क्यों? क्योंकि हम पूरा मार्केट को चला रहे हैं, और हमको ही आप इस सोशल स्टेटस नहीं दीजिएगा तो हम बुद्धिज्म और जैनिज्म एक्सेप्ट कर लेंगे। जब एक्सेप्ट कर लीजिएगा, लोग आ जाएगा वहाँ पे, आपका प्रोमिनेंट हो जाएगा। अरे गेटिंग मी, लोग जितने जुड़ते हैं, संगठन जितना बड़ा होता है, उतना पावर बढ़ता है। देख लो मेरा 2 विद्यार्थी था पहले, हाँ अभी इतना विद्यार्थी, मेरा संगठन बड़ा है। और मेरा जब संगठन बड़ा है तो मेरा पावर बड़ा है, ऑब्वियसली सी बात है, पावर बड़ा है। इसी तरह होता है। आज मोदी जी कैसे रूल कर रहे हैं इस कंट्री में? बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन। समझो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है पावर को ओवरथ्रो करने के लिए।
आर यू गेटिंग मी? यही चीज़ तो बोला जा रहा है यहाँ पे। समझने का प्रयास करो, कोई जरूरी नहीं कि किताब का चीज़ हो, अपना माइंड भी लगाना शुरू करो। ये सब चीज़, इस सब चीज़ को हम लेके जी रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं समाज में लेके। आई होप सो समझ में आ गया होगा। तो चलो, और मैं 10 जो टॉपिक लिमिटेशन, इतना बड़ा विद्रोह हो गया। मैं लिमिटेशन क्या, कमजोरी क्या है इसका, समझ रहे हो ना? कोई भी रिवोल्यूशन पूरा सक्सेसफुल नहीं होता। जैसे अमेरिकन रिवोल्यूशन का ही बताए थे, क्या किया आप? स्लेव्स को कहाँ दिए आप? हाँ, निग्रोस को कहाँ अधिकार दिए? महिलाओं को कहाँ अधिकार दिए वोटिंग राइट्स? हाँ, उससे पहले तो हमारे इंडिया में दे दिया गया 1947 में। लिमिटेशन होता है ना जी, हर एक चीज का लिमिटेशन होता है, ठीक है? हम भी इसके लिए कोई एक्सेप्शनल नहीं है। भगवान में लिमिटेशन है तो हम लोग तो क्या समझेंगे? यदि भगवान यदि सच में एग्जिस्ट करते हैं, नेचर में तुम्हारा है, नेचर में तभी तो अर्थ को आ जाता है, सुनामी आ जाता है, उस पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। तो कोई चीज़ यहाँ पे मुफ्त नहीं है, हर एक चीज़ में, चाहे वो प्रोसेस हो चाहे इवेंट हो, सभी में रहते हैं। तो देखो ये जो तुम्हारा है डॉक्टर हैंडराइटिंग में जो लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है? डॉक्टर हैंडराइटिंग से पहले मैं सिंपल तुमको बताना चाहूँगा। आगे जाओ स्लाइड में, इसमें समझो, ये समझ में आ जाएगा तुमको जो भेज दिए हैं। देखो बाबू, ये समझना है बहुत कुछ। देखो जो फ्रेंच में है बाबू, स्टेट, ESTAT, स्टेट का मतलब होता है कैटेगरी। जैसे पहले हमारा वर्णा सिस्टम में क्या था? ब्राह्मण ऊपर था, क्षत्रिय था, है ना, फिर वैश्यास था, फिर शूद्र था। तो देखो इतिहास में लगभग तो चीज वही रहता है, हर समय बोला जा रहा है इस क्लास में। तो फ्रांस में क्या स्थिति था? अब फ्रांस का स्थिति समझना है तो बाबू दिमाग खोल कर याद कर लो। रोमन कैथोलिक वाला चीज जब टूटा था तो नोबल्स लोग प्रोमिनेंट हुए थे यूरोप में, ऊपर वाला भाग में। यस, वेस्टर्न वाला याद करो, वही ना आगे बढ़ा है, वही बढ़ा है, वही ना नोबल्स बढ़ा है, वही ना क्लर्जीमैन बढ़ा है, दबदबा कर रखा था कि नहीं रखा था चर्च को? समझने का प्रयास करो। कोई चीज़ अचानक 17वीं सेंचुरी में कोई नया चीज़ नहीं होने वाला है, 18वीं सेंचुरी में कोई नया चीज़ नहीं होने वाला है। जो पहले से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वही रहेगा सिस्टम। अब नया चीज होगा, क्यों? रेवोल्यूशन होगा, डायनेस्टी पलटे जाएंगे। क्या हुआ? डिफरेंट नहीं हुआ तो रिवोल्यूशन बोल देंगे उसको हम। समझ में आ रहा है ना मीनिंग रेवोल्यूशन का? पहले से जब रोमन कैथोलिक टूटा, हाँ, रोमन एम्पायर टूटा, उसका लंबा यात्रा तक किया है, लंबा समय तक गया है। नोबल्स, नोबिलिटी, क्लर्जीमैन, वो सब प्रोमिनेंट है। हाँ, कोशिश किया गया था रिनेसांस में हटाने के लिए, उसके आगे हम रिफॉर्मेशन कर दिए, फिर काउंटर रिफॉर्मेशन भी हुआ है। बस फिर भी नोबल्स लोग, क्लर्जीमैन तो अपना दबदबा बना कर रखे हैं ना। अब इसमें दिख जाएगा कैसे दबदबा को हटाया जा रहा है। मैं उससे पहले कैटेगरी समझो कि कौन ऊपर प्रोमिनेंट है, उसके नीचे कौन है, और थर्ड वन क्या है। ये समीकरण समझ में आ जाएगा, खुद समझ में आएगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था। देखो पहला स्टेट, यानी कि यहाँ पे स्टेट मतलब बाबू राज्य नहीं है, दिमाग अपना खोल लेना है, पढ़ते हैं सेम। स्टेट मतलब क्या? फर्स्ट कैटेगरी, पीपल हु वर्कड इन द चर्च, यानी कि क्लर्जीमैन। ये क्लर्जीमैन थे, यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं दिया रहेगा, मैं बताऊंगा ऊपर जाके। क्लर्जीमैन भी दो टाइप के होते थे, समझे? एक अपर क्लर्जीमैन और एक लोअर क्लर्जीमैन। जो लोअर क्लर्जीमैन थे ना वो नीचे आते थे, अपर वाले ऊपर रहते थे। यहाँ पे क्लर्जीमैन भी दो टाइप के होते थे, मैं इसमें नहीं दिया गया है। समझ में आ रहा है? कान खोल के सुन रहे हो ना? नंबर 1 क्या है? क्लर्जीमैन, ये भी अपर क्लर्जीमैन, जो कि बताएंगे हम अपना मैप उससे बताएंगे। सेकेंड स्टेट देखो, मैं ये तुम्हारा आइडियाज डेवलप हो जाएगा। नोबिलिटी, समझे? नोबिलिटी, नोबल्स लोग रहेंगे। इसमें देखो नाइट है कि नहीं है? नोबल्स है, ठीक है, बाकी नहीं समझना है। जो रॉयल ब्लड है, रॉयल ब्लड मतलब क्या है? जो खून है, राजा लोग का खून है, वो सेकंड में है, यानी कि प्रिविलेज एंजॉय कर रहा है ये लोग, मस्त में, मजा में है ये लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कम आदमी है, आराम से लूटो, आराम से रहो, टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, जितना कमा रहा है झोली भर रहा है, लग्जरियस लाइफ है। अब फंसेगा कौन? थर्ड स्टेट वाला लोग। इसमें सभी लोग है, पढ़ा लिखा लोग है, लॉयर है, डॉक्टर है, टीचर है, बिजनेसमैन है, बुर्जुआजी क्लास है, सोल्जर है, सभी लोग। कितना भारी तबका है थर्ड स्टेट में, कॉमन मास में। विद्रोह नहीं कर देगा? पढ़ा लिखा आदमी है कि नहीं है यहाँ पे, है ना? तो अब इसी चीज को और ब्रॉड करते हैं, नीचे जाओ। फर्स्ट स्टेट में रोमन कैथोलिक क्लर्जी था, बता चुके हैं। सेकेंड, देखो यहाँ पे कान खोल के सुनना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सेकेंड स्टेट में क्या है कि नोबल, जो कि मात्र 2% का था जनसंख्या इसका, वो पूरा सेकेंड स्टेट भी बहुत तबका बड़ा है कि नहीं? जैसे क्षत्रिय का वर्ण सिस्टम में बहुत बड़ा रोल था, कोई उसको वो तो नहीं करता था, हीन भावना से तो नहीं देखता था, समझ रहे हो ना? सेकंड स्टेट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, दबदबा होता है। उस तरह नोबल्स का बहुत दबदबा था। यदि मैं पॉपुलेशन का बात करूं तो मात्र 2% था वो। और गेटिंग मी? फिर भी होल्ड है, फिर भी सिस्टम पे होल्ड है उसका।
और देखो ओन 20% ऑफ द लैंड, नोबल 2% है बाय पॉपुलेशन, अब 20% लैंड उसके हाथ में है, समझ रहे हो ना। उसके बाद नीचे देखो थर्ड स्टेट में देखो एक से एक बुर्जुआजीज क्लास है कि नहीं है, मर्चेंट, रिच मर्चेंट सब। उसका सिटी वर्कर्स, काम करने वाले लोग सब है। और उसमें से बाबू हालत तो ये आलम है कि पीजेंट्स 80% है। विद्रोह नहीं करेगा। इसी में टीचर्स भी है, इसी में लॉयर्स भी है, दोनों को मर्ज कर दिया, बुद्धि मर्ज हो गया। कुछ समझ में आया ना जी। आप इसको समझते हैं मेरा अपना भाषा में, जाओ ऊपर खोलो, आप समझ में आएगा ये चीज़, आप समझ में आएगा। और आराम समझना और पूरा अलर्ट रहना, नोट्स देखते रहना। हमको सुनना भी है, नोट्स भी देखना है, ताकि यही नोट्स तुमको काम देगा बाबू। देखो स्टेट 1, स्टेट 2 एंड स्टेट 3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 लिखा गया है ग्राफ में, हाँ समझ गया, बस हाँ हाँ बोलते रहना, ठीक है ना। बीच में क्लर्जी है और नोबिलिटी है, वो भी दिख गया। और किंग को ये सपोर्ट कर रहा है। सबसे ऊपर देखो एब्सोल्यूट पावर किसके पास है, मोनार्क है। मोनार्क तो इससे भी हेड है, ऊपर है, सबसे हेड है। देखो ऊपर लिखा है ना, किंग अबव द स्टेट, स्टेट से सबसे ऊपर है। ये तो 3 फैक्शन है, किंग तो एब्सोल्यूट पावर है किंग के पास, ठीक है। ऊपर किंग है, ऊपर सबसे ऊपर किंग है, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है। स्टेट से ऊपर है वो, स्टेट्स में लोग सब है, क्लर्जी मैन है जो कि प्रिविलेज्ड है। प्रिविलेज मतलब क्या है, अरे आराम से बैठा हुआ है, सब सुख मिल रहा है इसको। उसके बाद देखो नोबिलिटी है। उसके बाद रेस्ट क्या है, मिडिल क्लास से, प्रोफेशनल से, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एक्सेट्रा, बुर्जुआजीज क्लास है। समझ में आया ना, ये चीज़ बता चुके हैं। अब देखो समझने वाला चीज़ तो ये है। अब तुमको ये समझना होगा बाबू, देखो इधर से हो गया, बात खत्म हो गया। इधर देखो, जब तुम्हारा लुइस 14 था, लुइस 14 बोल रहा हूँ मैं, 14, ये लुइस 14 इंगेज था 7 वार अगेंस्ट जो तुम्हारा कनाडा में चल रहा था, क्योंकि फ्रांस का भी गढ़ था कि नहीं था कनाडा, और वहां से खदेड़ के भगाया था फ्रेंच को, याद है। उस समय कौन किंग इन्वॉल्व था, तो वो लुइस 14 था। और लुइस 14 ने क्या काम किया पता है, अननेसेसरी जगह पैसा बहुत खर्च किया है। जब पैसा खर्च करेगा तो खजाना कम हो जाएगा ना। तो लुइस 14 के बाद ही तुम्हारा जो ट्रेजरी होता है, खजाना होता है, वो घटना शुरू हो गया, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस अब शुरू है, समझे ना। फिर लुइस 15 आया। लुइस 15 भी उतना नहीं कर पाया जितना एक्सपेक्टेशन करते थे। और लुइस 15 ने बोल दिया था कि हमारे बाद जो भी आएगा, शासक आएगा, वो नहीं चला पाएगा। उसके सक्सेसर कौन आए, लुइस 16। और लुइस 16 के टाइम में ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है। और मैं तुमको बता दूं तुम्हारी जानकारी के लिए, लुइस 16 सबसे इनकम्पिटेंट रूलर था, यानी कि बहुत बेकार का रूलर था वो, समझे। क्यों? क्योंकि स्टेट का तुम्हारे डिसीजन में, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी पत्नी का बहुत इंटरफेरेंस था, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था। तो कोई किंग है और उसकी वाइफ चला रही है, तो इसका मतलब व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है वो नहीं है, उसका वैल्यू नहीं है, ये उसके पास डिसीजन मेकिंग का बुद्धि नहीं है, समझ रहे हो ना। तो विद्रोह होगा ही होगा। राजा तुम हो, तुमको लेना चाहिए डिसीजन। होप सो समझ में आ रहा होगा, यानी कि समझ रहा है। लुइस 14, 15, 16 ट्रांजिशन। अब देखो यहाँ पे, अब देखो क्लर्जी मैन और क्या है, नोबिलिटी किंग को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो ऊपर है। तो यानी कि क्लर्जी मैन और नोबिलिटी ये प्रिविलेज क्लास है, कोई ड्यूटी नहीं है इसको, जिसमें है वही कर रहा है। ये हाई ऑफिसर्स में है, ठीक है। और ये क्या है, मिनिस्टर इन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ये सब मिनिस्टर है, बड़ा बड़ा दिया गया रोल प्ले करने के लिए इसको। किंग का भी अपना मिनिस्टर रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो वहाँ पे लिखा है पार्ट ऑफ हाई ऑफिसर, मिनिस्टर प्लस ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व रहेंगे, समझे, नोबिलिटी लोग। और प्रिविलेज क्लास कैसे, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम बोलता है, क्या बोले हैं, नोबिलिटी 2% है, मगर 20% रखा है ना लैंड, वो डेटा से हो गया बात वहाँ पे। नो रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी नहीं, आराम से बैठा हुआ है, समझे ना। और कोई टैक्स पे नहीं करना है इसको। ऊपर देखो, अब देखो मैं तुमको पहले भी बताया था कि क्लर्जी भी 2 टाइप के होते हैं, एक हायर क्लर्जी और एक लोअर क्लर्जी। देखो साइड में देखो, इस तरफ है कि नहीं है, क्लर्जी से अलग किया है ना क्लर्जी को, हायर क्लर्जी और लोअर क्लर्जी। देखो हायर क्लर्जी बहुत ही क्या था, प्रिविलेज क्लास था। बाबू लोअर क्लर्जी था ना, लोअर क्लर्जी हाई प्रिविलेज क्लास नहीं था। इसलिए जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ना, तो लोअर क्लर्जी हेल्प किए थे कॉमन मासेस को, समझ रहे हो ना, वही चीज़ है। तो लोअर क्लर्जी, और ये लोअर क्लर्जी क्या करते थे, ये रिलीजियस एक्टिविटी में रहते थे, अपना रिलीजियस ड्यूटी सब परफॉर्म करते थे। मैं जो हायर क्लर्जी हुआ उसका एक्चुअल काम था रिलीजियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, मैं नहीं करता था ये लोग परफॉर्म। यानी कि अपना तुमको क्या बताया था, पोप लोग क्या करता था,
स्पिरिचुअल पावर उसको दिया गया था, वो कर रहा था स्पिरिचुअल पावर, वो तो पॉलिटिकल पावर और मोरल ड्यूटी में जाके इंटरफेयर कर रहा था दूसरे का। यही चीज तो है। क्लर्जी में 2 डिवीजन है, नीचे वाला क्लर्जी वाला जो लोअर क्लर्जी है वो पूजा पाठ कर रहा है, अब बाकी ऊपर एकदम जमा कर रखा है। क्यों? क्योंकि उसका किंग का उसको संरक्षण मिल रहा है। समझ गए ना बात को? इसलिए पॉलिटिकल अफेयर्स में इंगेज रहता था, वही लिखे हैं वहां पे रेड पेन से, इंडल्ज इन पॉलिटिकल अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। और जो नीचे लोअर क्लर्जी है वो प्योर रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता था। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। अब देखो किंग ऊपर क्या बताए थे कि एब्सोल्यूट किंग होता था, और स्पेशली मैं बात करूं लुइस 16 का और लुइस 15, देख लो यहाँ पे क्या इनकेपेबल था, इनएफिशिएंट था, एब्सोल्यूट वीक मोनार्क था, नहीं था क्षमता लेने के लिए। अब लास्ट देखो मगर रेस्ट क्या है, जो बेचारा कॉमन मास है वो रिस्पॉन्सिबल है ड्यूटी देने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए, टैक्स देने के लिए। भाई सब तुम टैक्स लगा रहा है, जब कंट्री में जब तिजोरी खाली हो रहा है तो तुम कॉमन मास के ऊपर लगा दे रहे। कॉमन मास तो ऑलरेडी पैसा दे रहा है तुमको और लगा रहे हो, तो एक दिन तो बिल्कुल बजेगा ही ना क्रांति का। समझ में आ रहा है ना? देखो ये अनप्रिविलेज क्लास है, हैवी टैक्सेशन ड्यूटीज लगा रहे हैं इसके ऊपर, इसलिए एक्सप्लॉइटेड हो गए, कोई फैसिलिटी नहीं है, बायस्ड बिहेवियर है बाकी वो स्टेट का इसके तरफ, स्टेट 1 का स्टेट 2 एकदम दबा के रखा है, बायस्ड बिहेवियर है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है बेचारे लोग को, और इग्नोर्ड सेक्शंस है। तो बाबू होगा ना जहाँ पे तुम्हारा इतना परसेंटेज है, मोर देन 90%, जो मोर देन 90% पीपल है उसको तुम क्या कर इग्नोर कर रहा है, क्या करेगा वो? विद्रोह कर देगा। आज फार्मर्स का प्रोटेस्ट देख रहा है तुम लोग, 44% वर्कफोर्स हमारा इन्वॉल्व है फार्मिंग एक्टिविटी में। समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है ना? जब इतने बड़ा तबका है उसके लिए आप कुछ गलत काम करिएगा तो रिवोल्यूशन होना ही है, होना है। पूछो फालतू का चीज नहीं पूछना है, पढ़ाई से रिलेटेड पूछो। जो भेजे हैं आप और जो लिखे हैं आप, फर्स्ट क्लर्जी में मींस जो अपर लेवल का है, अपर क्लर्जी, लोअर क्लर्जी होता है, अपर वाला है और किंग है। फर्स्ट स्टेज पे कौन आया? किंग, चर्च। किंग का आएगा, किंग तो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। हाँ, वो स्टेट में नहीं आएगा एब्सोल्यूट पावर। इसमें सेकंड में लिखा हुआ है किंग ऑफ द किंग एंड क्वीन, सपोर्टिंग सपोर्टिंग रॉयल ब्लड है ना वो, हाँ रॉयल ब्लड है वो, रॉयल ब्लड समझते हो, भाई भतीजा बात सब। जैसे हम किंग हैं, हमारा बच्चा बुतरुक लोग होगा ना वो आ जाएगा। जैसे नोबल्स का अपना क्या बोलते थे तुमको याद है, जब हम तुमको फ्यूडलिज्म सिखा रहे थे उसमें क्या बताए थे, क्लास में था फ्यूडलिज्म चैप्टर में, तो हम क्या करें उसके लिए, फ्यूडलिज्म चैप्टर में हम ये बोले थे कि ये लोग का कीथ और किन रहता था और ये हेरिडेटरी था, कोई बाहर से आके नहीं ले सकता है, रॉयल ब्लड उसको बोलते हैं। प्योर ब्लड है जो कंसेप्ट है ना कि प्योर ब्लड, इसी वजह से ना एडल्फ हिटलर ज्यूस को मार दिया, तो बोला कि इम्प्योर ब्लड है ये सब, तो वहां पे प्योर ब्लड का बात चलता था। और रॉयल्स लोग आए तो प्योर ब्लड है उसके परसेप्शन से, उन लोगों के सोच से, और कॉमन मास से, कॉमन मास नीचे है। और गेटिंग मी, इसलिए बोलते हैं फ्यूडलिज्म नहीं समझ में आएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ये चीज जाके ईमानदारी के साथ जाकर पढ़ लो, भेज दिए हैं। अब तुम नहीं पढ़ेगा तो उसका हम उसका ठिका ले। देखो आई होप कि समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक है ना? अब इतना जो गाना गाए हैं तुम्हारे सामने में अभी, ठीक है ना, इस गाने को हम थोड़ा सा स्लो पेस में गाना चाहेंगे इंट्रोडक्शन के थ्रू। देखो तो जो भी चीज़ तुम्हारे नहीं हुआ है, समझ में नहीं आया, वो सब समझ में आ जाएगा तुम्हारा लाइन बाय लाइन। खुश? देखो इंट्रोडक्शन, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन। देखो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन तुम्हारा 1789 में हुआ था, बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये लैंडमार्क है, ऐतिहासिक है ह्यूमन हिस्ट्री में, आदमी के हिस्ट्री में। नंबर 1 पॉइंट, ये टोटल रिजेक्शन है ओल्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो फॉलो कर रहा था उस समय से, और कोशिश था कि एक नया सोसाइटी बनाने का जिसमें क्रांति हो, जिसमें अलग हो, जिसमें जो नीचे लोग को तबके को दबाया जा रहा है, जो शोषण किया जा रहा है, जो अनप्रिविलेज क्लास है, उसको भी इज्जत मिले, उसको भी शोहरत मिले, उसको भी जीने का अधिकार हो। समझे? नया सोसाइटी बनेगा किस प्रिंसिपल पे? लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी पे, और यही इन इट्स प्रोसेस। और नया लाइफ हम प्रॉमिस कर रहे हैं कॉमन पीपल के लिए कि जी आपको भी अब नहीं दबाया जाएगा, अब अनप्रिविलेज क्लास आप नहीं रहे, अब अनप्रिविलेज क्लास नहीं रहे, आप भी बराबर का हकदार है।
जैसे हमारा इंडिया में SC/ST को लेकर होता है ना जी, इतना लंबा आंदोलन चला ना, अभी देखो सब बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल बराबर है। द रेवोल्यूशन रिजल्टेड इनटू वायलेंट एंड मासाकर, रेवोल्यूशन हुआ था तो बहुत मासाकर हुआ, बहुत मारा गया। बेस्टाइल जानते हो तुम लोग, बेस्टाइल को घेर लिया गया था। बेस्टाइल जहाँ पे प्रिजनर लोग था उसको घेर लिया गया था, वहीं से तो आगाज हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो मासाकार हुआ, वायलेंट हुआ, समझे। किंग और क्वीन को बाबू गिलोटिन किया गया, गिलोटिन एक शब्द है, यानी कि एग्जीक्यूट किया गया, मार दिया गया दोनों को। लुईस जो 16 है ना बाबू, इधर सुनो, लुईस 16 और उसकी जो पत्नी थी उसको एग्जीक्यूट किया गया। क्या होता है एग्जीक्यूशन? मार दिया गया पब्लिक के बीच में, समझा। उसको गिलोटिन बोलते हैं, गिलोटिन एक शब्द है। जब पढ़ोगे ना, देखे ना, भेजेंगे ना तुमको नोट्स, तो गिलोटिन आएगा तो दिमाग में सोच लेना कि एग्जीक्यूशन है, मारना होता है। यानी कि फ्रेंच रिवोल्यूशन ये कितना क्या है? इनइक्वलिटी के अगेंस्ट, जो कि फ्रांस में उस समय था। समझ में आ गया ये पॉइंट? अब देखो, और फ्रेंच रिवोल्यूशन में जो फिलोसोफर का रोल है वो क्या बहुत प्रशंसनीय है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं, इश्यूज में बताया कि नहीं बताया ये चीज? हाँ भरो ना यार, डल नहीं रहो, डल फेस मत रखो अपना, एक्टिव बी एक्टिव। अब देखो ये हो गया, डराएंगे भी ना बीच बीच में, नहीं समझ रहे हो। अब देखो ये इंट्रोडक्शन हुआ, यानी कि लिखने का खूबसूरती। जब लिख रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ आ जाना चाहिए। अब जानेंगे फैक्टर्स। तो तुम जो स्ट्रक्चर जान लिए, अब ये स्ट्रक्चर से ही तुम्हारा फैक्टर्स आ जाएगा, चाहे सोशल फैक्टर हो, चाहे इकोनॉमिक फैक्टर हो, चाहे पॉलिटिकल फैक्टर हो, चाहे भी दूसरा फैक्टर हो। समझ में आ रहा है? देखो पहले देखते हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। बाबू स्ट्रक्चर क्या था तो जाने रहा है ना, अभी स्ट्रक्चर क्या था? क्लर्जी मैन और नोबल दबा कर रखा था, वही देखो। मोनार्की उस समय डिवाइन माना जाता है। डिवाइन मतलब क्या? जिसको तुम चुनौती नहीं दे सकते हो, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, समझे। जैसे अकबर भी किया था ये चीज, और दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे रूलर्स अपने आप को भगवान बोल दिए थे। जब तुम एक आदमी को भगवान घोषित कर दोगे तो कोई सा नहीं कहाँ पूछोगे उससे, नहीं पूछोगे, भगवान है, सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है। तो यहाँ पे क्या है? मोनार्की डिवाइन है, समझो, और वो रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का, अर्थ में। समझ में आया ना? तो इसलिए क्या है? मोनार्कियल मिसरूल हो गया। जब भगवान ने किसी को बोल दिया तो कुछ से कुछ कर रहा है, राम रहीम वाला टाइप का हो गया, ऐसा राम बापू टाइप का बात हो गया। फिर समझो रॉयल एब्सोल्यूटिज्म है, यानी कि रॉयल वाला जो है ना, पकड़ कर रखा है, दबा के रखा है, अपना पोजीशन को हिलने नहीं दे रहा है। भले ही तुम्हारा कंट्री में दिक्कत हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस, बोले ना इकोनॉमिक क्राइसिस आया है। जब इकोनॉमिक क्राइसिस होगा तो अपना जो लग्जरियस लाइफ है उसको थोड़ा कम कर देना चाहिए था ये लोग को, है ना। जब घर में बाबू जब दाना नहीं मिलेगा तो तुम्हारा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाना चाहिए ना, कि बासमती चावल नहीं खा के तुम्हारा 2 रुपये वाला भी पीडीएस खा रहे हो, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं ये क्या बोला कि नहीं हम बासमती चावल ही खाएंगे, भले वो कुछ नहीं खाए, वो पैसा देगा हमको खाने के लिए। समझ में आया ना? तो वही चीज है, इसी को बोलते हैं रॉयल एब्सोल्यूटिज्म। जो है तरीका वही तरीका से जी रहा है लोग, डिस्पाइट ऑफ हैविंग लॉन्ग इकोनॉमिक क्राइसिस इन फ्रांस ड्यूरिंग लुईस 14, 15, 16। देखो लीगल सिस्टम वॉज नॉट कोडिफाइड, पनिशमेंट बहुत सीवियर पनिशमेंट दिया जाता था, कोई सिस्टम ही नहीं था। जो किंग के करीब है उसको कुछ नहीं, और जो किंग के दूर है, कॉमन मासेस हमेशा ही बिट्रे किया जाता था। समझ रहे हो ना? कॉमन पीपल को हमेशा ही दुख था फ्रांस में। इसलिए बोला कि यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम था, लीगल सिस्टम बाबू कोडिफाइड नहीं था। यहाँ पे जो जुडिशियल है, मैं तुमको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज, ये कान खोल के सुनो। जुडिशियल जो था ना, अपॉइंटेड था, इलेक्टेड नहीं था। डिफरेंट होता है अपॉइंटेड और इलेक्टेड से। ऊपर मोनार्क लोग चुनता था, और जो चुन के जाएगा तो उसके हिसाब से काम करेगा ना। जो इलेक्ट करके मेहनत करके लोगों से आएगा वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगा ना। नहीं समझा? तो लीगल सिस्टम कोडिफाइड नहीं था, किसको क्या पनिशमेंट देना होता ही नहीं था। इसलिए फेवर हो जाता था अपर स्टेट्स के लिए, स्टेट 1 और स्टेट 2 के लिए, और व्हाट एवर द स्टेट 3 वो लोग शोषित था। समझ में आ रहा है ना जी सभी? तो जो हम बता रहे हैं ना, एग्जैक्ट कट्टू कट्टू नहीं लिखना है, अपना बुद्धि यूज करना है। इतना जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, डांटेंगे, ठीक है ना? खुश रहो कि डांट रहे हैं। देखो फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स है देख ही लो। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बता दिए तुम लोग को, है ना। उसके बाद रोल ऑफ फिलोसोफर्स, सोशल फैक्टर्स, आगे जाओ इकोनॉमिक फैक्टर्स और रिलीजियस फैक्टर। ये माइंड मैप है, ये पढ़ लेंगे तो हम लोग अभी वो भी पढ़ लेंगे, पैराग्राफ भी पढ़ लेंगे। ये समझ गए तो सब समझ में आ जाएगा। देखो तो मैं अभी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव से जाना चाहूँगा, जो कि मैंने तुमको बहुत सारा चीज़ बता दिए हैं अभी तक। मोनार्कियल मिसरूल था, बता चुके हैं। करप्शन था, बिल्कुल करप्शन था जी,
क्यों ऊपर तबका फेवर, करप्शन ही करप्शन मतलब खाली पैसा से करप्शन नहीं होता है, जान लेना तुम, भाई भतीजाबाद भी करप्शन है, फेवरेटिज्म भी करप्शन है, समझ रहे हो ना कि यस रियली है। खाली हम लोग अभी करप्शन मतलब खाली पैसा समझते हैं, नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होता। एट द कॉस्ट ऑफ अदर रिलीजन, समझे? कोई प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट नहीं है, यानी कि अभी जस्ट बोले कि नहीं जुडिशियल सिस्टम तगड़ा ही नहीं है, तो कहाँ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होगा? डिस्क्रिमिनेशन है, दबाया जा रहा है, एक्सप्लोटेशन है, स्टेट्स के पास कोई बुद्धि है ही नहीं कि वेलफेयर करे कॉमन मासेस के लिए, समझे? कंप्लीट आर्बिट्री है, मनमानी किया जा रहा है फ्रांस में, जिसको मन कर रहा है उसको हम पनिश कर रहे हैं, समझ गए? जुडिशियल सिस्टम तुम्हारा इम्प्रॉपर था, वही बोल चुके हैं, ये सब पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव तुम्हारा फेलियर है, जिसकी वजह से विद्रोह हो जाता है। अब दूसरा देखो, फिलोसोफर जानते हो, इसके बारे में डिटेल बात करें, जॉन लॉक साहब, रूसो साहब, वोल्टायर, इसके बारे में बात होगा थोड़ी देर में, इनका क्या क्या रोल रहा अलग अलग पढ़ेंगे, लास्ट यही टॉपिक रहेगा आज का। उसके बाद सोशल फैक्टर, बताओ सोशल फैक्टर तुमको और हम क्या बताएं? अभी सोसाइटी का स्ट्रक्चर बताया कि नहीं बताया? प्रिविलेज और अनप्रिविलेज, स्टेट 1 स्टेट 2 प्रिविलेज, स्टेट 3 अनप्रिविलेज, डिवीजन है कि नहीं है? और जो विचार, हाँ इनइक्वलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, जब ऐसा होगा विद्रोह होना ही है, बिल्कुल बच जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बच जाएगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स तो बोल तो दिए हैं तुमको, कितना हार्डशिप से लाइफ जा रहा था, देखो स्टैग्नेशन हो गया जी, एग्रीकल्चर रुक चुका है, थम गया है, समझे? बिकॉज ऑफ द फ्यूडल ट्रेंड, जमींदार रख लेगा जमीन तो कहाँ से एग्रीकल्चर होगा? हाँ, और जो बेचारा जो सर्व्स है, स्लेव्स है, याद करो तुम लोग को जो फ्यूडलिज्म में बताए थे, शोषण हो रहा है, जब शोषण हो रहा है तो बोला कहाँ से हम इतना टैक्स देंगे, छोड़ दो, जाते हैं यहाँ से। जब तुमको हम जब मॉडर्न इंडिया पढ़ाते थे तो जमींदारी सिस्टम के बारे में बात करते थे, हाँ परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बात करते थे, रोतबारी सेटलमेंट के बारे में बात करते थे, और उसमें क्या बताए थे, कितना हालत खराब हुआ था पीजेंट्स लोग का। तो यही है, एग्रीकल्चर थम सा गया है। जब बाबू एग्रीकल्चर थम जाएगा ना बाबू, झुनझुना बजाते रहना सब लोग बैठ के, समझ रहे हो ना? हमारा प्राइमरी सेक्टर ही हमारा थम गया, भले ही कंट्रीब्यूट कम कर रहा है, वह बैकबोन है, वहीं से सेकेंडरी चलता है। नहीं खाना आएगा तो बाबू समझ में आ जाएगा सिविल सर्विस भी, इसलिए बोलते कुपोषण का शिकार मत बनो। तो बताओ एग्रीकल्चर को फेवर किया ही नहीं जा रहा, स्टेट ध्यान ही नहीं दे रहा है एग्रीकल्चर को लेके, कटाक्ष है कि नहीं? अभी की स्थिति से हिसाब से भी समझने का प्रयास करो। ट्रेड एंड कॉमर्स पे देखो, अब देखो बाबू ये समझो यहाँ पे, अंकित तुम भी समझो यहाँ पे, हम तुमको क्या बोल रहे हैं 1750 में, हाँ ब्रिटेन में देखो कितना बड़ा बात हो गया, उससे पहले 1668 का रेगुलेशन, उसमें किस तरह स्टेट सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वेंचर कैपिटल आ रहा है, कैपिटलिस्ट ब्लॉक आ रहे हैं, नए नए इंडस्ट्रीज बन रहे हैं, हाँ बैंकिंग सिस्टम बन रहा है वहाँ पे। ये एब्सेंट है फ्रांस में, क्यों? फ्रांस को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। जब स्टेट की तरफ से ही प्रोएक्टिव मेजर्स नहीं लिए जाएंगे तो हम क्या उम्मीद करें? आज हमारे बिहार में एजुकेशन सिस्टम पे नाम पे क्या है, वही एक इंडिया का एक जगह दिल्ली भी है जहाँ पे सिस्टम कुछ ऐसा ही था एजुकेशन सिस्टम, मगर केजरीवाल जैसा गवर्नमेंट आता है और पूरा सुधार देता है। तो स्टेट मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, समझ रहे हो बात को? और स्टेट क्यों नहीं कर सकता? कार्ल मार्क्स का फिलोसफी बताया ना तुम लोग को, पॉवर्टी विरासत का चीज नहीं है, समझ गया ना? ये स्टेट के द्वारा है, स्टेट चाहेगा तो पूरा आदमी को ऊपर तक का वो कर सकता है, मगर स्टेट ये नहीं चाह रहा है यहाँ पे, इसलिए इतना लंबा फिलोसफी दी है। देखो नो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो कहाँ से तुम्हारा ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा? कहाँ से तुम्हारा इंडस्ट्री आएगा? कहाँ से एग्रीकल्चर फ्लोरिश होगा? कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज ही नहीं है। टैक्सेशन सिस्टम बायस्ड, खाली कॉमन मासेस पर लगाया जा रहा है, समझे? इरेशनल है, कोई लॉजिक ही नहीं है। आप लगा रहे तो कोई तत्व होना चाहिए ना, आज जीएसटी लगा रहे तो कोई तत्व है ना कि इतना इतना फलना फलना इतना इतना टैक्स देगा, 5% का है, 10% का है, 12% का है, 18% का है, जो भी है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म है, कितना लॉजिकल है। और इसके पीछे लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है बाबू, टैक्स सिस्टम यहाँ पे लपेट लो, कॉमन मासेस से लपेट लो। तो ऐसा जब होगा तो जो बनिया क्लास है, ट्रेडिंग क्लास है, जो बुर्जुआजी क्लास है, उसको आहत पहुंचेगा, कहा जी हम तो मेहनत कर रहे हैं, ट्रेड ले जाना चाहते हैं, कंट्री को प्रॉस्पर करना चाहते हैं, अपने आप को भी प्रॉस्पर करना चाहते हैं, कोई स्टेट की तरफ से कोई है ही नहीं, जितना कमाते हैं वो भी टैक्स ले लेता है हमारा, क्योंकि हम कॉमन स्टेट 3 में आते हैं। इतना ड्यूटी और कस्टम है कि वेल्दी क्लास भी क्या हो रहा है, गुस्सा आ रहा है वेल्दी क्लास को भी,
दुख हो गया बाबू, सो मच ड्यूटी एंड कस्टम कि वर्ल्ड क्लास को भी ये असर कर रहा है, समझे। और बार बार तुम वार में इंडल्ज कर रहे हो अपने आप को, बताया कि नहीं बताया लुईस 14 को 7 वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वो 7 वार ऑफ क्यों करना पड़ा उसको वहां पे जाके, जब 7 वार करोगे तो बहुत पैसा लगता है ना, समझे। और ऊपर देखो, ऊपर फिर से ऊपर जाओ, फैक्टर्स है, रिलीजियस फैक्टर है, रिलीजियस फैक्टर में हम तुमको क्या बोले, क्लर्जी के अंदर डिवीजन है, हायर और लोअर है, तो क्लर्जी के अंदर मनमुटाव है ना। आगे जाओ तो आप समझो, यानी कि जो तुमको हम ग्राफ बता दिए और पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये भी बता दिए, देख लो और फटाफट पढ़ेंगे, खाली समझो। जुडिशरी आर्बिट्री और एक्सप्लोटेटिव है, ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स है। उसके बाद जो थर्ड स्टेट है वो अनप्रिविलेज्ड है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, जबकि फर्स्ट और सेकंड क्या है, प्रिविलेज्ड है, बता चुके हैं। फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम पूरा सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज मतलब क्या, ऊपर बाबू रखा है कब्जा करके, समझ रहे हैं। जब ऊपर कब्जा करके रखेगा, दिल्ली से जब बनेगा प्रोग्राम और पॉलिसी, तो शनिचरा स्थान क्या है, जवाहरलाल कॉलोनी क्या, किसी को समझ में आएगा। आर यू गेटिंग मी, क्या बोलना चाहते हैं, यानी कि सिस्टम डिसेंट्रलाइज भी होना चाहिए, तभी ना तुम्हारा पंचायती राज सिस्टम आया है, तभी ना तुम्हारा अर्बन डेवलपमेंट आया, अर्बन म्यूनिसिपैलिटी आया है। कनेक्ट करते जाओ प्रेजेंट से फुल जितना हो सके। हाँ सॉरी, सोशलिस्ट मिक्स 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 मिक्स, प्राइवेटाइजेशन होगा तो तुम्हारा आ जाएगा कैपिटलिस्ट क्लास। देखो हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम हमेशा फिजिकल डिफिसिट में रहते हैं, ये भी समझो। कहाँ सरप्लस फंड है हम लोग के पास, सरकार जितना कर रही है बहुत कर रही है, पैसे नहीं है क्योंकि हमको विश्व गुरु बनना है। वही ना, हमको विश्व गुरु बनना है ना। हाँ 9,000 करोड़ 5,000 करोड़ क्या करोगे तुम, क्या कर सकते हो तुम, टैक्स दो ना, बेचारा वो लोग अपना करेगा अपना, तुम पैसा दो अपना, वो लोग अपना हेलीकॉप्टर खरीदेगा, और क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए तुमको, तुम्हारा पैसा एक्सप्लोइट होगा, ये तो बहुत खुशी की बात है ना। कटाक्ष है, कटाक्ष है, बुड़बक है हम लोग कि नहीं जानते हैं, ये तक तुम लोग को पता नहीं कि तुम टैक्स देता है कि नहीं देता है, समझ रहे हो ना। जिस दिन ये पूरा भारत आदमी एजुकेटेड हो जाएगा रियल टर्म्स में, उसको तब देखो तुम सरकार फ्रांस वाला हो जाएगा, बाहर वेस्टर्न कंट्री हो जाएगा अपना भी, तुरंत सवाल जवाब। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन बना के पुलिस को धावा मार दो ना तुम, एक ऑर्गेनाइजेशन बना के, प्रेशर ग्रुप बना के, बाबू कहाँ पर जाएगा। पढ़ा लिखा आदमी का एक संगठन बना दो, जाके पुलिस तुम इंस्पेक्शन मार दो ना, कहाँ जीरो FIR देखे जरा, हिल जाएगा। ठीक है, इतना नहीं जानना है तुम लोग को, इसलिए बोलते कलेक्टर डायरेक्ट बन जाओ। देखो देखो फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, सेंट्रलाइज है, समझ में आ रहा है तुमको, इसी पे बात गया था। देखो लुईस 16 के बारे में हम तुम क्या बोले, इनकेपेबल है, इनएफिशिएंट है, इनएक्सपीरियंस्ड, वीक रूलर है, जो केयरलेस है, और सब्जेक्ट जो प्रजा है उसके बारे में वेलफेयर के लिए काम ही नहीं कर रहा है, और इसकी क्वीन बार बार इंटरफेयर कर रही है ऐसे काम में। मोनार्की और नोबिलिटी मिसयूज कर रहा है अपना पावर को, है ना। इतना कम तो झुटपुटिया वाला तो तुम्हारा जनसंख्या है, और तुम पूरा दबदबा के बैठे हुए हो। यही सब चीज़ है जिसकी वजह से जो मासेस स्टेट ट्री है, डिसकंटेनमेंट हो गया है, खराब लग रहा है लोग, गुस्सा आ गया। डिसकंटेनमेंट मतलब क्या है कि खुन्नस बढ़ा दिए हो तुम, हेट्रेड पीपल के माइंड में हेट्रेड पैदा कर दिए हो तुम लंबा समय तक, और यही बाबू ज्वालामुखी बन के निकलेगा, और वही ज्वालामुखी का नाम क्या होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। समझ में आया। तो एक आ गया पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, समझ गया तुम लोग। अब सोशल फैक्टर समझो बाबू, सब वही चीज़ है, बस समझ लेगा ना इक्वेशन को तो सब समझ में आ जाएगा सभी चीज़। फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड था प्रिविलेज और अनप्रिविलेज में, जानते हो है ना। प्रिविलेज क्लास में क्लर्जीमैन और नोबिलिटी था, बाकी सब अनप्रिविलेज थे, बात खत्म। सब ज़्यादा रिसोर्सेज जो कंट्री का रहता था बाबू, वो क्लर्जीमैन और नोबल्स के हाथ में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम बुर्जुआजी क्लास रिच था, मैं बेचारा वो थर्ड स्टेट का पार्ट था, मर्चेंट क्लास रईस है मगर वो थर्ड क्लास का पार्ट है। 80% तुमको बोले थे, 30% में 80% तो बाबा अभी जस्ट बोले कि नहीं बोले, 80% तो तुम्हारा जो थर्ड स्टेट में पीजेंट्स ही थे, जो कि बहुत परेशान थे फ्यूडल लॉर्ड्स की वजह से, फ्यूडलिज्म की वजह से। आगे बढ़ो। प्रिविलेज मीन्स नो पेमेंट ऑफ टैक्सेस। प्रिविलेज क्लास का मतलब क्या होता है कि आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, आराम से बैठे हुए सोशल स्टेटस को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई बर्डन ही नहीं है आपको टैक्स देने के लिए, कोई ड्यूटीज ही नहीं दे रहा, बस आप अपना पावर और फैसिलिटी को एंजॉय किए जा रहे हैं। नृत्य हो, कुछ रंगीन हसीन हो, ठीक है ना। पूरा राजा एकदम हाँ इंडिया का भी वही कंडीशन।
हाँ ये बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ हर कंट्री से मैच है, कोई नया चीज़ नहीं होता, नाम भले ही अलग दे दो, ह्यूमन बीइंग का जो सोचने का तरीका, करने का तरीका सब सेम होता है। मतलब ऐसा बड़ा पावर छोड़ दीजिए, बस ड्यूटी करना छोड़ देता है। ये तो सर देखो देखो अनप्रिविलेज मतलब क्या हुआ कि देखो अब प्रिविलेज का मतलब तुम लोग को बता दिया गया, नहीं सुन सकते हैं ना, यू सिविल सर्विस क्लास से ज़्यादा नहीं सुन सकते हैं तुम लोग का इनपुट, समझो तो सुनने का मन करता है, क्या करें आप, ड्यूटी से बाइंड है। देखो अब प्रिविलेज क्लास समझ गया तुम लोग, ठीक है ना, छुट्टी छुट्टी बोलेगा अभी। देखो तो प्रिविलेज क्लास हो गया, अब अनप्रिविलेज क्लास समझो। अनप्रिविलेज क्लास ठीक इसका उल्टा, जो हैवी टैक्सेशन दे रहा है, देखते रहो वहाँ पे जिसके पास कोई फैसिलिटी नहीं, कोई पावर नहीं है, बस वो अपना ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह कर रहा है, दे रहा है वहाँ पे। इनइक्वलिटी है कि नहीं है, इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है फ्रेंच सोसाइटी में, देख ही रहे हो तुम लोग, है ना। फ्रेंच पीपल के पास इतना प्रॉब्लम है ना, फ्रेंच पीपल डू नॉट हैव मच प्रॉब्लम विथ प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय द प्रीवियस क्लास। देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि फ्रेंच पीपल जो है उसको प्रॉब्लम नहीं है कि लोगों के पास कितना प्रॉपर्टी है, कितना ज़मीन है, कितना रिसोर्सेस है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे साथ का इनइक्वलिटी है, हमारे ऊपर शोषण क्यों किया जाता है। इसलिए तुमको इश्यूज में लिखाए थे ना कि प्रॉपर्टी पे अटैक नहीं है, ये प्रिविलेज पे अटैक है। बताए थे कि नहीं बताए थे इश्यूज में, वही बोला कि फ्रेंच पीपल को प्रॉब्लम नहीं है प्रॉस्पेरिटी से, समृद्धि से, जो कि प्रिविलेज क्लास को मिला है, मगर उसको दिक्कत है कि हम इनइक्वलिटी सह रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन सह रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रिविलेज पे अटैक है, ना बल्कि प्रॉपर्टी पे अटैक है। सिविल सर्विस क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरह का। आगे बढ़ो। तो बाबू क्या बताएं क्लास में अभी तक? फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन बता दिए हैं, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर बता दिए हैं, दूसरा क्या बताएं? सोशल फैक्टर। अब देखो इकोनॉमिक फैक्टर, बैकवर्डनेस है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में, ऊपर तक खींच दिया बात। एग्रीकल्चर में बैकवर्डनेस आएगा तो इंडस्ट्री में आना ही है। स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा, बात खत्म, वहाँ बता चुके। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बताओ कितना लेट शुरू हुआ है, जबकि वहाँ 1750 में शुरू हो गया था। फ्रांस में कौन लाया था? नेपोलियन। कहाँ से लाया था? बेल्जियम से। याद आ रहा है सब कुछ? याद आ रहा है ना तुमको पुराना वाला आइडियाज? देखो तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत लेट शुरू हुआ। क्यों? देखो क्यों, यहाँ लिखने की क्या जरूरत है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? क्योंकि बाबू इंडस्ट्री खड़ा होगा तो लोग पैसा कमाएंगे, जब लोग पैसा कमाएंगे तो बुद्धि आएगा, जब बुद्धि आएगा तो स्टेटस बढ़ेगा, जब स्टेटस बढ़ा तो ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए तब इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और समझे, यानी कि बुद्धि विकास होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल समझे ना। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत लेट आया है और बहुत स्लो पेस में आया है, बहुत लो पेस में आया है। देयर वॉज ओनली फ्यू इंडस्ट्री इन फ्रांस, बहुत कम इंडस्ट्रीज थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बात है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब धड़ाधड़ इंडस्ट्रीज आ रहा है, लगातार कंटिन्यूस आ रहा है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल। एक वो इंडस्ट्री खोल के नहीं बोल रहा है कि हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया है, ये समझ लेना। इसीलिए सिविल सर्विस में खाली ज्योग्राफी पे कमांड कर लिया, आप बोल रहा है कि हम तैयार है, ऐसा कुछ नहीं है, ओवरऑल तैयार होना चाहिए। इवन दोस्त इंडस्ट्रीज वर लैगिंग बिहाइंड इन द टेक्नोलॉजी। बताओ जो खड़ा किया ना एक दो ठो, वो भी टेक्नोलॉजी कुछ नहीं, अपडेटेड वाला, पुराना वाला, बहुत पुराना वाला वर्जन का रहा था। बैकवर्डनेस एग्रीकल्चर में कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, समझे। पीजेंट्स क्या है? पीजेंट्स सर्व बन के रह गए, वही सर्व जो बताए थे तुम लोग को, स्लेव्स और सबका डिफरेंस बताए थे, ठीक है ना। बेचारा बाउंडेड लेबर बन के रह गए। अब ये कैसे बिकेंगे? जब प्रॉपर्टी कोई खरीदेगा, लैंड खरीदेगा, तो दूसरा लैंड लॉर्ड्स के वो अंदर आ जाएंगे। बता चुके हैं, नहीं आता है तो जाके देख लेना यूट्यूब, पूरा इसके ऊपर हिस्ट्री खींचे थे 15-20 मिनट का, जाके देख लेना। इम्पॉवर्समेंट ऑफ पीजेंट्री, पीजेंट्री का बाबू इतना शोषण हो रहा है, इसी को बोलते हैं शोषण होना। इसलिए पीजेंट्री के दिमाग में डिसकॉन्टेंटमेंट था, हेट्रेड था। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्लॉइटेड किए जा रहे थे बाय द फ्यूडल लॉर्ड्स। उसके बाद देखो एफ में अंडर डेवलपमेंट था जी। ट्रेड एंड कॉमर्स भी कैसे आगे बढ़ेगा, और स्टेट का तो कोई रोल ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है वो। टैक्सेशन सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स था, बहुत बायस था, बहुत ही इलॉजिकल था, यानी कि बहुत ही इरेशनल था। कोई बजट सिस्टम ही नहीं है फ्रांस इकोनॉमी में, ठीक है। खाली क्या कर रहा है कि एक्सपेंडिचर किए जा रहा है। मतलब तुम एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ये सोच नहीं कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा, और कर्ज पे कर्ज होगा तुम्हारा, समझे। कोई पॉलिसी नहीं है मैनेज करने का कि एक्सपेंडिचर किस हिसाब से होना चाहिए। जब कोई मैनेजमेंट नहीं है तो ह्यूज डेप्ट हो जाएगा, पब्लिक डेप्ट हो जाएगा। पब्लिक डेप्ट हुआ तो क्या होगा? पैसा जब कर्जा ले लिए तो तुम क्या लगाएगा? पीपल पे टैक्सेशन लगाएगा, फिर विद्रोह हो जाएगा। कहीं से पैसा चाहिए ना जी। जब कोविड-19 में इतना पैसा खर्च हो रहा था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम तुमको बोले दिए थे कि कैसे स्टेट सब अब लगाएगा टैक्सेशन, याद करो। हाँ तो यही तो है रिजल्ट, बहुत अच्छा। प्राइवेटाइजेशन इसी का तो रोल है। देखो उसका बाद देखो क्या हुआ है, यहाँ पे खत्म हो गया। आप देखो
बैटल, अब देखो यही तो है तुम्हारा बैटल्स, कंसिस्टेंट बैटल कर रहे हो तुम, वही तो बोले ना। देखो लुइस यहाँ पे 14 नहीं, ये तुम्हारा 14 होगा यहाँ पे। लुइस 14 क्या 7 वार अगेंस्ट ब्रिटेन था, है ना। उसके बाद तुम्हारा लुइस 16 ने क्या किया, फ्रांस को फिर अमेरिकन वार, यानी कि जितने भी लुइस थे ये फिर अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में भी खींच दे। याद करो आज़ादी हुआ कि नहीं हुआ, बाद में बैटल ऑफ सरोटोगा, उसमें तो लुइस 16 का ही रोल है। उससे पहले तुम्हारा 7 वार ऑफ चला था कनाडा में, बिकॉज ऑफ वार्स एंड बैटल्स, ठीक है। बैंकरप्सी हो गया फ्रांस में, ये वार्स और बैंकरप्सी नहीं होगा, पूरा पब्लिक डेप्ट पे डेप्ट बढ़ा जा रहा है, और कहीं ना कहीं यही इकोनॉमिक फैक्टर था जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाता है, समझे। तो थर्ड जो स्टेट है उसको बहुत टैक्स पे करना पड़ रहा है, वेल्थ टैक्स पे करना पड़ रहा है, लैंड टैक्स पे करना पड़ रहा है, कैपिटल टैक्स, यानी तरह तरह का टैक्स उसको वसूला जा रहा है। और जब पब्लिक डेप्ट बढ़ रहा है तो एक नया नाम पे आप उसको टैक्स लगवा दे रहे हैं, समझे। तो इंटायर टैक्स जो था तुम्हारा वो पूरा हम पीजेंट्स के दे दिया। अब पीजेंट पहले से त्रासदी में है, पहले से दिक्कत में है, पहले फ्यूडल लॉ उसको दबाया जा रहा है, समझे। ये तुम्हारा इकोनॉमिक फैक्टर्स हुआ। रिलीजियस फैक्टर देख लो बाबू, चर्च क्या था, हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन था फ्रांस में, क्यों, वही तो रहेगा जो पुराना सिस्टम जो तुम्हारा टूटा था, उसके बाद फ्रांस भी तो उसी का पार्ट रहा है, जानते हो। और कैथोलिक रिलीजन, ठीक है, कैथोलिक रिलीजन थे, उसमें तुम्हारा क्लर्जी हेड थे उसका, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि 2 पार्ट में डिवाइड था क्लर्जी, एक हायर क्लर्जी और लोअर क्लर्जी, बता चुके हैं। हायर क्लर्जी क्या करता था, रिलीजन ड्यूटी अपना नहीं निभाता था, खाली तुम्हारा वेल्थ और लग्जरियस लाइफ में फोकस करता था, और उसको पावर और फैसिलिटी मिला हुआ था। जो कि बेचारा नीचे वाला बुरा हाल है, नीचे जाओ पेज। जबकि लोअर क्लर्जी मैन क्या है, वो खाली अपना रिचुअल्स करता था, रिलीजियस एक्टिविटी करता था, और वो ऑनेस्टली परफॉर्म करता था, मगर उसको ढंग से पैसे ही नहीं मिलता था, यानी कि वो कॉमन मार्क्स में 3rd स्टेट में आ जाएगा, विद्रोह होगा, समझिए। रिलीजियस फैक्टर ये है, और मिसलिनियस फैक्टर तो यही जो आज अंकित शुरू में टोका कि रोल ऑफ अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, देखो अब आएगा, एक्सपीरियंस मिला है, देखो ये बोल चुके हैं। देखो जो फ्रेंच सोल्जर्स थे जो अमेरिका से लौट के आए, जब अमेरिकन को सपोर्ट किया वहाँ पे, वही बैटल ऑफ सराटोगा में, ठीक है, तो वो चेंज माइंड हो गया। तब वो समझे कि यस बताओ अमेरिका भी 13 कॉलोनीज बना लिया, इंडिपेंडेंट हो गया, चुनौती दे दिया। हम मानते हैं कि सिस्टम हमारा अलग है, क्योंकि वहाँ एनिमी कौन था, इंग्लिश था, यहाँ पे अपना कंट्री है, समझ रहे हो। तो आइडिया लिबर्टी फ्रेटर्निटी ये वाला आइडिया इन लोगों के पास है, फ्रीडम वाला। क्यों ना है फ्रीडम वाला, जेफरसन बनाए थे कि नहीं बनाए थे, ड्राफ्ट तैयार किए थे कि नहीं किए थे, ठीक है, वही डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसके बाद इन्फ्लुएंस हो गया, अमेरिकन रिवोल्यूशन से वो इंस्पिरेट हो गया, क्योंकि स्पिरिट ऑफ फ्रीडम वाला दिमाग में आया इन लोग का। तो इसलिए रोल ऑफ अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब यानी कि अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी अहम भूमिका निर्वाह करता है तुम्हारा फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑफ 1789 के लिए। अब फिलोसोफर देख लो, बहुत बड़ा नाम है फिलोसोफर। अब देखो बच्चा लोग, तुम लोगों को क्या बोला गया था कि जब रिनेसांस खत्म हुआ, रिफॉर्मेशन एंड काउंटर रिफॉर्मेशन, तो पूरा खत्म कर दिया गया था, फिर एक चिंगारी आगे निकला था, एज ऑफ इनलाइटमेंट, यानी कि अब उससे भी ऊपर का चीज आ रहा है, यानी कि रिनेसांस से भी ऊपर का चीज आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बड़े बड़े हस्ती जन्मे थे, अभी तक इनका नाम अमर है। कौन से थे? तो देखो इस समय के फिलहाल जॉन लॉक साहब थे, इंग्लैंड के थे, रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, ये तीनों फ्रेंच के थे, और ये 17 और 18 सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज में ये क्रिएट हुए। यानी कि इनलाइटमेंट आइडियाज, लिबर्टी होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, लिबरलिज्म होना चाहिए, लोगों को पूरा आज़ादी होना चाहिए सोचने का, नया आइडियाज है ना। पहले कहाँ, पहले तो लगता था कि किंग ही जो है, अब इसके तुम अगेंस्ट कोई बात करोगे, है ना। पहले भी हुआ कि नहीं, और रिनेसांस में हुआ था। रिनेसांस तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, किसके लिए? इनलाइटमेंट आइडियाज के लिए। क्योंकि जैसे तुम मेहनत करते हो 1 साल, है ना, तो फिर अगला साल बहुत आसानी हो जाता है। तो रिनेसांस भी हुआ, 1 साल का तैयारी समझो सिविल सर्विस कॉन्टेक्स्ट में, और जो अगला जो तुम बारूद लेके आओगे, इंटरव्यू तक पहुंचोगे, वो तुम्हारा लास्ट का तैयारी है, क्योंकि तुम पढ़ चुका है, समझ रहे हो ना। तो इनलाइटमेंट आइडियाज भी यही है, इसमें ये सब बड़े बड़े लॉयर्स आए, मतलब बड़े बड़े फिलोसोफर्स आए। अब देखो इसमें हम समझेंगे ईच एंड इंडिविजुअल। बाबू ईच एंड इंडिविजुअल का क्या रोल था? रूसो, देखो रूसो ने 2 फिलोसॉफी दिया था अपना, 2 नए चीज दिए थे दुनिया को, अभी तक अमर है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एक जनरल विल। देखो ये बहुत बड़ा शब्द है बाबू, एथिक्स में भी पढ़ाएंगे तुम लोग को, इसलिए रूसो का पढ़ाया जाता है एथिक्स में भी, क्योंकि देखो उसमें रोल ऑफ फिलोसोफर्स है ना, एथिक्स का पेपर में बिल्कुल है, तो इसमें रूसो का भी पढ़ाएंगे, उसमें रूसो का। देखो रूसो क्या बोलते थे, 2 चीज पे अपना काम किए हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और तुम्हारा जनरल विल पे। देखो क्या है तो समझो, तो क्या है तो थोड़ी देर में समझते हैं, मतलब यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट और जनरल विल के बारे में थोड़ी देर में डिटेल पढ़ते हैं, हल्का हल्का सब चीज़ के बारे में जान लेते हैं। और मोंटेस्क्यू के बारे में क्या बोला है, क्या बोले तुमको, अभी इनको बताना मतलब वही
हाथ का को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। क्यों? क्योंकि इनके विचारधारा से ही तुम्हारा डेमोक्रेसी का उदय हुआ है वहाँ अमेरिका में। सेपरेशन ऑफ पावर, यही तो बोले हैं। देखो वहाँ पे लिखा तो है कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, गवर्नमेंट ऐसा होना चाहिए, पावर हमेशा कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए एक हैंड में, नहीं तो ये लोग क्या मोनार्की रूल फिर से क्रिएट कर देगा, है ना, एब्सोल्यूट बन जाएगा। इसलिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होना चाहिए और चेक और बैलेंस होना चाहिए, जो कि अभी भी देखते हो। यानी कि मोंटेस्क्यू ही पहले आदमी थे जो अभी तक उनके विचारधारा से चल रहा है डेमोक्रेसी। तो अब क्या बोले, वही ना बोले। तो वोल्टायर देखो, वोल्टायर क्या, वोल्टायर ने चर्च के ऊपर बहुत क्रिटिसाइज किया, समझे, और इन्होंने इंडिविजुअल पर बल दिया। इंडिविजुअल मतलब क्या, अपना प्राइवेसी है सोचने का, हाँ, आपका राइट्स पे कोई हनन नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स सब इंडिविजुअल का पार्ट है कि नहीं है। जॉन लॉक भी लिबरलिज्म पे बहुत काम किए और लिबर्टी पे बड़ा बात किए हैं। इंग्लैंड के थे, मैं इनका नाम उतना ही अमर है तुम्हारा वहाँ पे भी, कहाँ, अमेरिका में, ठीक है, बताए थे जॉन लॉक। तो जो अब जॉन लॉक देखो यही थे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये सभी क्या किए, ये बड़े बड़े जो तुम्हारे रूसो आए, मोंटेस्क्यू आए, वोल्टायर आए, इनके वजह से ही तुम्हारा ये जो आइडियाज़ है फ्रांस में फैला। स्पेशली जॉन लॉक साहब भी बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर थे ये सब चीज़ के लिए। आई होप से समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। तो अब देखो कि मटेरियल, अब इसमें देखेंगे कि फिलोसोफर का जो रेवोल्यूशन हुआ है फ्रांस का, ठीक है, उसमें बहुत बड़ा रोल है फिलोसोफर का, वोल्टायर, मोंटेस्क्यू, रूसो का, ठीक है। देख लेना, वर्ड इधर उधर होगा उसे मतलब नहीं है, तुम खाली एक डेवलप करो, आइडियाज़ डेवलप करो और अपने हिसाब से लिख लो। फ्रेंच फिलोसोफर जो थे उन्होंने क्या किया, सेंसिटिव फीलिंग्स मासेस का उसको उठाना शुरू कर दिया कि जो इश्यूज़ है, जैसे पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है फ्रांस का, वो पूरा रॉटन है, बर्बाद है। देखो अचानक क्रांति नहीं ना आ जाएगा, जब बड़े बड़े फिलोसोफर आएगा वो पूरा तुम्हारा पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में लिखेगा लोगों को। ड्रेन ऑफ वेल्थ लिखे थे कि नहीं लिखे थे? हाँ लिखे थे ना जी। तो इस तरह लिखते हैं, राजा राम मोहन राय कितना कुछ लिखे, हाँ, कुंभुज सभा लिखे थे, पत्रिका लिखे, समाचार पत्रिका लिखे थे, बहुत सारा अवेयरनेस होता है कि नहीं, ये भी वही काम कर रहे हैं। और ये जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो खराबी है सबको उजागर कर रहे हैं अपने राइटिंग्स से, समझे, और मासेस को अवेयर कर रहे हैं। इसलिए फिलोसोफर का जो रोल है फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है और अलौकिक है, समझे। रूसो देखो, रूसो कई बार तो ऐसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ही नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, रूसो बहुत बड़ा आदमी है ना। जब एक आदमी का, जैसे गांधी जी एग्जाम्पल, गांधी जी नहीं होते तो भारत को आज़ादी नहीं मिलता। हालांकि बहुत बड़े दूसरे लोग भी थे मेन, यस, समझ रहे हो ना, बाइंडिंग फोर्स। तो रूसो के लिए भी यही कहा जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए, समझ लो, क्यों, वो ग्रेटेस्ट थे, बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे 18th सेंचुरी के, यही एज ऑफ इनलाइटमेंट के, वो फेमस थे। वही बोले थे ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए और जनरल विल के लिए। ये क्या है मैं तुमको बताता हूँ, ये बहुत फेमस है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और ये थ्योरी देते हैं, थ्योरी ऑफ जनरल विल और थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं तुमको आगे जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ, आगे देखो रूसो का, देखो मैं बताता हूँ ये थ्योरी ऑफ जनरल विल क्या होता है। देखो मैंने वहाँ पे माइंड मैप बनाया है, देखो थ्योरी ऑफ जनरल विल, तो ये तुमको समझना होगा, यानी कि विल 1 प्लस विल 2 प्लस विल 3, यानी कि विल क्या है, आदमी का, समझे। क्या हुआ, लाइट बंद कर दो, ठीक है ना, वोल्टेज ऊपर नीचे, बंद कर दो, मरकुरी खराब हो जाएगा, बंद करो। देखो यस, वोल्टेज हो जाता है। सुनो अब यहाँ बात समझो कि थ्योरी ऑफ जनरल विल क्या है। देखो रियल विल 1, देखो समझो ये इंपॉर्टेंट है, तुम लोग आएगा एथिक्स में भी। रियल विल 1 प्लस रियल विल 2, क्या है रियल विल, मतलब देखो तुम्हारा इच्छा, देखो समझो बाबू अंकित, तुम प्रजा हो और हम क्या है, गवर्नमेंट है, राजा नहीं, हम गवर्नमेंट है। तो तुम्हारा बाबू इच्छा और आकांक्षा, यानी कि रियल विल 1, तुम्हारा इच्छा और आकांक्षा, सुमन का रियल और आकांक्षा जोड़ के तब जाके जनरल विल बनेगा, पब्लिक का विल बनेगा, यानी कि सबका विल इंपॉर्टेंट है। यही थ्योरी ऑफ जनरल विल है, समझ में आया। यानी कि हर एक का इच्छा और आकांक्षा पूरा करना होगा हमको, जो हमारे लिए कमी है, गाइडेड बाय रीजन। अब कॉन्ट्रैक्ट, देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अब तो समझ गए जनरल विल का मतलब, समझ गए ना। अब कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब है कि बाबू तुम हमको चुन के भेजा है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट से भेजा है कि हमारे लिए अच्छा काम करिएगा, समझे। यही है जनरल, यही है तुम्हारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सरकार तुम बनाए हो चुन के, तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ एक तरफ से, इसलिए हम आपको वोट दिए हैं कि आप हमारे लिए अच्छा काम करिएगा, समझे। तो वही है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हम्बल बिगनिंग, यानी कि डेमोक्रेसी का बिगनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
कॉन्ट्रैक्ट मतलब हम, यानी कि हम आपको वोट दे रहे हैं तो यू हैव टू गिव मी इन रिटर्न्स। तो देखो, देखते हो ना, यदि पॉलिटिशियन प्रॉमिस कर लिया, हाँ, अब वो यदि काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो तुम्हारा ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का अगेंस्ट काम कर रहा है। समझ गए? तो आगे जाओ, ऊपर जाओ, आप समझ में आ जाएगा, ऊपर जाओ लाइन पे, अभी इस वर्ड समझ में आ जाएगा तुम लोग को। इसलिए रूसो जो थे वो वो किस लिए फेमस थे? अपना थ्योरी ऑफ जनरल विल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये दो थ्योरी के लिए बहुत फेमस हुए थे। अब देखो और समझ में आएगा, देखो, ही अटैक द डिवाइन राइट ऑफ द मोनार्की, बिल्कुल। अब उसमें कहाँ से जनरल विल का बात आएगा? मोनार्की तो मतलब क्या, डिवाइन पावर है, वो जो कर दिया, काहे का जनरल विल, काहे का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए पूरा अटैक किए हैं मोनार्की रूल पे, और ही बोले हैं कि पॉपुलर सॉवरेनिटी होना चाहिए। पॉपुलर सॉवरेनिटी मतलब क्या है कि बाबू इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सॉवरेनिटी, ऑटोनॉमी होना चाहिए, और पब्लिक डिसाइड करे कि उसका कौन शासक होना चाहिए, समझे? और ये डिपेंड करता है वही जनरल विल पे, रियल विल 1, रियल विल 2, वही चीज़ है। और इनके हिसाब से, रूसो के हिसाब से, नो पॉलिटिकल सिस्टम कैन मेंटेन इटसेल्फ, कोई भी अपने आप ऐसे नहीं रख सकता जब तक उसको जनरल कंसेंट ना मिले, जब तक पब्लिक का उसको नहीं मिले। विद्रोह होता है कि नहीं होता है? तुम अब खाली बैठ गया सिंहासन पे और पब्लिक का सपोर्ट ही नहीं है तो विद्रोह कर देगा, तुमको गिलोटिन कर देगा फिर। इसलिए ये बोलते हैं, ही ऑल्सो गिव द थ्योरी ऑफ सॉवरेन विल ऑफ पीपल, वही, और यानी कि सॉवरेन विल ऑफ पीपल होना चाहिए, यानी कि वही जनरल विल ऑफ पीपल होना चाहिए। इसलिए एक नया भी थ्योरी देते हैं कि यदि आपको शासक बन के रहना है, शासक नहीं, आपको ऊपर पोजीशन पर रहना है, तो हर पीपल का आपको विल पूरा करना होगा, बिल्कुल। ही ऑल्सो गिव द आइडिया ऑफ सिविल फ्रीडम, या सिविल फ्रीडम मतलब लोगों का फ्रीडम होना चाहिए, सोशल इक्वालिटी होना चाहिए, और मैन का राइट होना चाहिए, इंसान का राइट होना चाहिए। रूसो के हिसाब से जाओगे बाबू तो जो एक्चुअल पावर होता है वो पीपल के हाथ में होता है। यानी कि देखो, पूरा लोकतंत्र का बात किए हैं कि नहीं किए हैं रूसो साहब? अभी लोकतंत्र का कोई बात ही नहीं आ रहा है, यानी कि लोकतंत्र का बात की है, और ये लोकतंत्र का डिवीजन का बात मोंटेस्क्यू करते हैं। समझ में आ रहा है ना? डिवीजन, और ये लोकतंत्र का बात कर रहे हैं। यदि किंग ओबे नहीं कर रहा है, यानी कि जनरल विल पीपल का है, तो यानी कि यदि किंग ओबे नहीं कर रहा है, यानी कि जो जनरल विल है पीपल का, वो तो बिट्रे कर रहा है। बिट्रे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ब्रेक कर रहा है वो, समझे? तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, सिटीजन को दिमाग में रख के। इसलिए तुम्हारा सिटीजन चार्टर भी आ जाता है, एक करंट अफेयर से जोड़ दिया गया। सिटीजन चार्टर भी यही होता है कि हम जानना चाहते हैं गवर्नमेंट ने क्या, जैसे तुम RTI करते हो, तो RTI भी तो यही, सरकार जो कर रही है वो तुमको समझ में आना चाहिए। इन तो सरकार तो मनमानी कर लेगी कुछ भी चीज़। आगे जाओ, ये बता, अब तुम समझ में आ गया ना? तुमको क्या क्या समझ में आया है बताओ जरा हमको। यस, रोल ऑफ फिलोसोफर में रूसो साहब का हम पढ़ लिए, ठीक है, इनके बारे में। अब जानेंगे मोंटेस्क्यू, तो जानते हो मोंटेस्क्यू के बारे में, ये बोले कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, यानी कि ये मानते थे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी वो एक आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए, वो सेपरेट होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो फीडबैक सिस्टम क्रिएट कर, चेक और बैलेंस हो सके वहाँ पे, और वहाँ पे जुल्मी वाला, ट्रेनी वाला रूल ना हो। नहीं तो आदमी सब हाथ में रख लेगा तो जुल्मी बन जाएगा ना। सेकंड पॉइंट वही है, समझे? और ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ ब्रिटेन, और ये इम्प्रेस थे क्योंकि ब्रिटेन में भले ही तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, मगर संविधान तो था कम से कम वहाँ पे, समझ रहे हो? ये इम्प्रेस हो गए थे मोंटेस्क्यू। मगर अलग बात है कि मोनार्की रूल है, मगर कहीं ना कहीं तो पार्लियामेंट भी तो है, और वांटेड, और ये बोलते थे कि फ्रांस में भी ऐसा ही होना चाहिए। ये मतलब पूरा विद्रोह नहीं किए थे किंग को, बोले थे ठीक है किंग भी रहेगा, मगर सिस्टम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और ये होना चाहिए, समझिए? आगे देखो वोल्टेयर साहब, देखो वोल्टेयर का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, इसको किंग वोल्टेयर भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ हिज वर्क। अब देखो, इन्होंने ग्रेटेस्ट डैमेज पहुंचाया है चर्च को, यानी कि चर्च का जो इविल्स है, जो गलत चीज़ है, उस पर पॉइंट आउट किया है इन्होंने। जो इरेशनल बिलीफ सिस्टम था चर्च का, उसको धता बताया है, ट्रेडिशन को जो भी वहाँ पे था उसको चोट पहुँचाया है इन्होंने, समझे? ये बिलीव करते थे क्या चीज़ में, कि सुप्रीमेसी ऑफ रीजन होना चाहिए, यानी लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, ये ना बल्कि जो बाइबल में लिख दिया उसी को तुम रट रहा है, नहीं, आदमी का अपना भी सोच है, वही जो ह्यूमनिज्म जो बताते थे तुम लोग को, ठीक है। और ये ऑब्जर्व करते थे कि जितने भी एवरीथिंग और एनीथिंग, वो हमेशा जो होना चाहिए वो उसके पीछे डाउट होना चाहिए, उसके पीछे रीजन होना चाहिए। याद करो, आइडिया ऑफ डाउट भी किसी ने दिया था, डेंटे थे, जाकर पढ़ लेना, समझ लेना। जॉन लॉक, समझ गए ये बात को? जॉन लॉक साहब देखो, ये भले ही तुम्हारे इंग्लिश फिलोसोफर, ये पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, जिनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा था। लिबरलिज्म होना चाहिए जी, जो आज़ादी करो ना तुम, कहा है तुमको हम पकड़ के रखेंगे, फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जा रहा है, यानी कि बहुत बड़ा नाम है इनका।
इनके जो लिबरल आइडियाज़ थे वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किए हैं इस रेवोल्यूशन में, फ्रेंच के रेवोल्यूशन में। केवल फ्रेंच रेवोल्यूशन में नहीं, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में भी हेल्प किया था इनका, ठीक है। और ये अगेंस्ट थे एब्सोल्यूट मोनार्की का, और इंस्पायर द पीपल, और पीपल को प्रभावित किए कि आप पॉपुलर रूल करिए। पॉपुलर मतलब क्या है कि जो आपका शासक होगा वो जनता से चुन के जाएगा। पॉपुलर रूल, पॉपुलर मतलब पब्लिक का रूल, समझे। दैट इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास।